मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। तो लास्ट हम लोग जो क्लास किए थे वो था नेटवर्किंग डिवाइस के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। तो वो एक बार क्या वहाँ पे थोड़ा रिवीजन करें या उसके बाद से स्टार्ट करें? नहीं, हल्का सा कर लेते हैं रिव्यू। ठीक। ठीक है, स्क्रीन देख पा रहे हैं? हम्म। तो लगभग जब हम लोग बात करते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में, तो ये सब जितने भी नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लाइड पे, ये सब नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, जैसे रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर, मॉडेम, गेटवे, एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल। तो हम्म। जैसे जो लोग, आप तो काफी दिनों से हैं इस फील्ड में, तो आपको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको कभी अगर पूछते हैं कि एक बेसिक लोकल एरिया नेटवर्क कैसे बनाया जाए, तो कुछ कुछ लोग इस सब जितने भी यहाँ पे डिवाइस के नाम दिए गए हैं सबको याद करके बोल देते हैं कि सभी लगना है। अगर लोकल लैन हम बनाना चाहें तो सभी डिवाइस चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लोकल नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है तो सिर्फ चार चीज़ आपको चाहिए। एक है नेटवर्क स्विच या हब। आप हब भी ले सकते हैं, आप स्विच भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है, वो भी मैं बताऊंगा। तो या तो आपको एक हब या फिर स्विच की ज़रूरत है, और कुछ केबल्स की ज़रूरत है। केबल्स मतलब लैन केबल्स, या RJ45 केबल्स, या इथरनेट केबल्स जो बोलते हैं हम लोग। और दूसरे हैं जिन जिन कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करेंगे। कंप्यूटर्स हो सकता है लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, सर्वर्स, वो सब डिवाइसेस। तो तीन तरह के हार्डवेयर, एक है जिनको कनेक्ट करेंगे वो सब डिवाइसेस, फिर लैन केबल्स, और फिर आपका हब या स्विच। हब या जो स्विच है ये एक जंक्शन बॉक्स की तरह है, जिसमें बाकी डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। तो ये तीन तरह के हार्डवेयर के साथ और एक चीज आपको चाहिए, वो है आईपी एड्रेस। जो जो आप कंप्यूटर या डेस्कटॉप, लैपटॉप कनेक्ट करेंगे उनमें आपको आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है। या तो कोई डीएचसीपी सर्वर से उससे आईपी मिलना चाहिए, या फिर मैनुअली आपको उन डिवाइस को आईपी देना है, और सेम सीरीज में देना है। सीरीज अलग होने से नहीं होगा, क्योंकि हब और स्विच ये सिर्फ एक ही नेटवर्क में काम करते हैं। अगर एक कंप्यूटर का आईपी 10.55 सीरीज से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा कंप्यूटर का आईपी 172.16 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हब या स्विच में कनेक्ट नहीं होगा, मतलब उसके थ्रू एक्सेस नहीं होगा उन दोनों में। तो जितने भी कंप्यूटर हैं उनका सीरीज सेम होना चाहिए। अगर पहला कंप्यूटर 172.16 सीरीज से स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरा भी 172.16 से ही स्टार्ट होना है। तो इस तरह से हम लोग बेसिक लैन जो है, लैन नेटवर्क, वो हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहला डिवाइस जो है रिपीटर दिखाया गया है। ये है रिपीटर का एक, बहुत सारे ब्रांड हो सकते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ब्रांड का रिपीटर दिखाया गया है। तो जनरली रिपीटर जो है, रिपीटर आपके नेटवर्क में है क्या? नहीं नहीं, रिपीटर होना चाहिए। तो नॉर्मली रिपीटर, अभी रिपीटर की जगह में हम लोग स्विच ही यूज करते हैं, क्योंकि हम्म। रिपीटर और इसके बाद वाला जो डिवाइस है हब, दोनों एक ही तरह के डिवाइस है। रिपीटर और हब दोनों एक ही तरह के डिवाइस है। फर्क यही है कि रिपीटर में सिर्फ दो RJ45 पोर्ट है। ये जो तस्वीर दिखाया गया है, अगर आप उसमें देखें, तो सिर्फ दो ही RJ45 पोर्ट है। तो रिपीटर का मेन जो काम है वो आपका जो लैन का कनेक्शन है, जो नॉर्मली हम लोग जो RJ45 केबल लूज अगर खरीदते हैं, मतलब बॉक्स में मिलता है, तीन हाँ सौ हाँ हाँ। 300 मीटर, 200 मीटर। 308 मीटर। हाँ, तो ऐसे जब लैन बनाते हैं तो कुछ हिसाब नहीं रहता है पहले से कि कौन सा कंप्यूटर कहाँ पे रहेगा, कितना लेंथ का तार चाहिए। तो इसलिए हम लोग वो बॉक्स खरीद लेते हैं, और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ कंप्यूटर बैठेगा उस हिसाब से वायरिंग करते रहते हैं। हम्म। तो रेडीमेड केबल भी मार्केट में मिलता है, एकदम छोटा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर का रेडीमेड केबल भी मिलता है, जिसमें दोनों तरफ क्रिम्पिंग किया हुआ रहता है पहले से। लेकिन हम्म। रेडीमेड केबल से लैन बनाने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हिसाब में आ जाता है कि 10 मीटर के अंदर ही रखना है, 3 मीटर के अंदर। तो वैसा तो नहीं होता है। हम लोग जब हम्म। लैन बनाते हैं तो अपने हिसाब से, एक कंप्यूटर हो सकता है घर के एक रूम के एक कॉर्नर में है, दूसरा कंप्यूटर सेंटर में है,
तो एकदम वो 1 मीटर 2 मीटर या 10 मीटर के हिसाब से तार खरीद के करना मुश्किल है। और दूसरी बात है, रेडीमेड केबल का कीमत भी ज्यादा है। अगर आप रेडीमेड केबल ऐसे खरीदें, 1 मीटर का खरीदे, तो मेरे ख्याल से अभी 1 मीटर का दाम ही 50 से 70 रुपए के आसपास कुछ है। तो उस हिसाब ठीक। से रेडीमेड केबल से लैन बनाने में खर्चा भी ज्यादा आएगा, और लेंथ का एक हिसाब आ जाता है कि इसी लेंथ के अंदर ही दूसरे कंप्यूटर को रखना है। तो इसलिए हम लोग जो बॉक्स मिलता है 200 मीटर 300 मीटर, वो बॉक्स खरीद लेते हैं। अगर बहुत बड़ा लैन है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर में भी ऑफिस है, सेकंड फ्लोर में भी है, थर्ड फ्लोर में भी है, तो एक 300 मीटर बॉक्स में नहीं होगा। तो 2-3 बॉक्स खरीदना पड़ेगा उस हिसाब से, और फिर वायरिंग करते हैं। लेकिन ये जो लूज केबल खरीदते हैं और उसके बाद जो वायरिंग करते हैं, यहाँ पे एक चीज, एक फंडामेंटल है, वो है कि तार तो आपने 300 मीटर का खरीद लिया, जो बॉक्स मिला आपने खरीद लिया, लेकिन अगर आप सोचें कि ग्राउंड फ्लोर का कोई स्विच है, उसको आप फोर्थ फ्लोर या फिफ्थ फ्लोर का किसी स्विच से कनेक्ट करेंगे, और बॉक्स में जो 300 मीटर का केबल है वो पूरा ही एक साथ इस्तेमाल करेंगे, तो ये अगर आप करें तो इसमें प्रॉब्लम होगा आपको। क्योंकि आ, यहाँ पे फंडामेंटल ये है कि जो भी आप केबल लें, RJ45 या लैन केबल, उसका लेंथ 100 मीटर के अंदर होना 100 मीटर। चाहिए। या तो थियोरिटिकली हम लोग 100 मीटर बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 90 मीटर के अंदर 90। रखना ठीक है। और इसके ज्यादा अगर आप लंबा रखें केबल को, तो लेटेंसी बढ़ जाएगा। अगर आपने लैन में ही एक पीसी से दूसरे पीसी को पिंग किया, तो आप देखेंगे कि पिंग का रिस्पांस बहुत खराब आ रहा है नॉर्मली। जो लोकल लैन में कोई पीसी को अगर पिंग करे, उसका आइडियल जो रिस्पांस टाइम है वो लेस देन 10 मिली सेकेंड है। एकदम पास में होगा तो लेस देन 1 मिली सेकेंड भी होगा। तो मेरी नोटपैड देख पा रहे हैं? हाँ हाँ। तो यहाँ पे जो आइडियल रिस्पांस टाइम है, इन लोकल लैन, वो कुछ कुछ टाइम पे लेस देन 1 मिली सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा ये आपका हो सकता है। रेंज जो है लेस देन इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, लेस देन। तो तो अगर लोकल लैन में आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को पिंग कर रहे हैं, तो आपका रिस्पांस टाइम जरूर 1 मिली सेकेंड से 10 मिली सेकेंड के अंदर आना चाहिए। लेकिन अगर आप 100 मीटर के ऊपर वाला केबल यूज कर रहे हैं, तो ये रिस्पांस टाइम बढ़ जाएगा। 11 मिली सेकेंड, 12 मिली सेकेंड, या 20-30 मिली सेकेंड भी आ सकता है। कभी कभी रिक्वेस्ट टाइम आउट भी आ सकता है। तो इसीलिए हम्म। हम लोगों को क्या करना है कि 100 मीटर के अंदर रखना है। अगर 90 मीटर के अंदर रख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। और उस केबल को दोनों तरफ से क्रिम करके फिर आपको एक रिपीटर में उसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे रिपीटर में दो ही बॉक्स होते हैं। तो एक बॉक्स में कनेक्ट करेंगे इनकमिंग सिग्नल, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के बीच में आपको एक रिपीटर लगाना है, क्योंकि लेंथ जो है वो 100 मीटर से ज्यादा हो रहा है। तो आप ग्राउंड फ्लोर का जो तार नीचे से आ रहा है उसको आप पहले पोर्ट में लगा दीजिए, और फिर दूसरे पोर्ट से दूसरा एक 90 मीटर का तार लेके फिर उसको आप थर्ड फ्लोर के किसी डिवाइस में कनेक्ट कीजिए। तो बीच में रिपीटर लगा रहेगा। उससे क्या होगा कि जो सिग्नल लेंथ के साथ साथ जो वीक हो जाता है, उस वीक सिग्नल को फिर रिपीटर दोबारा उसको बूस्ट करके सिग्नल को फिर से स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो यही रिपीटर का काम है। और नॉर्मली रिपीटर जो है, रिपीटर में सिर्फ दो ही पोर्ट होते हैं, इससे ज्यादा पोर्ट नहीं होता है। तो इसके बारे में यहाँ पे वही लिखा गया है कि रिपीटर ऑपरेट्स इन द फिजिकल लेयर। अब यहाँ पे फिजिकल लेयर मतलब नेटवर्क में ओएसआई लेयर है। ओएसआई लेयर याद है क्या आपको? हम्म।
तो वैसा ही लेयर में 7 लेयर होते हैं। तो एकदम नीचे वाला जो लेयर है, ऊपर का टॉप मोस्ट लेयर है लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर। और हम्म। वहां से होते होते एकदम जब नीचे आएगा तो एकदम नीचे वाला लेयर जो है वो लेयर 1 है, फिजिकल लेयर। तो ये जो रिपीटर और हब, इसके दूसरा जो डिवाइस, आगे वाला जो डिवाइस है हब, ये दोनों ही डिवाइस, रिपीटर और हब, दोनों ही फिजिकल लेयर में काम करते हैं, लेयर 1 में। और इनका काम है, इट्स जॉब इज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, सेम नेटवर्क। मतलब ये डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर सकता है। मतलब एक ही लैन चल रहा है, उसको एक्सटेंड करने में मदद करेगा, लेकिन एक सीरीज अलग है, दूसरा सीरीज अलग है। ये नेटवर्क वर्ड हम लोग यहाँ पे जितने भी आगे यूज करेंगे, मतलब पूरा नेटवर्क सीरीज ही अलग है। तो यहाँ पे सेम नेटवर्क बताया गया, मतलब सेम लैन, एक ही सीरीज में लोकल लैन जो है, इसमें लैन को एक्सटेंड करने में रिपीटर मदद करता है। लेकिन अगर दोनों नेटवर्क अलग है, एक 10 सीरीज का, एक 172 सीरीज का, उसमें कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। हम्म। उसके हम्म। लिए आपको वो राउटर चाहिए ही चाहिए। जब भी आपको 2 या 3 नेटवर्क, वैसे ब्रिज में 2 नेटवर्क ब्रिजिंग कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में, विंडोज में भी ब्रिज करके एक फैसिलिटी है। उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आगे। तो यहाँ पे मेन चीज यही है कि सिग्नल जो वीक होने लगता है, तार के लेंथ के साथ साथ उसी सिग्नल को बूस्ट करने में और वीक सिग्नल को फिर से स्ट्रॉन्ग करने में रिपीटर का इस्तेमाल होता है। और जब व्हेन द सिग्नल बिकम्स वीक, दे कॉपी द सिग्नल बिट बाय बिट। जो भी सिग्नल है उसको बिट बाय बिट कॉपी करते हैं और हम्म। रीजनरेट इट एट द ओरिजिनल स्टेट। और इसमें 2 ही पोर्ट होते हैं। तो यही रिपीटर के बारे में हम लोग यहाँ पे जाने। अगला जो डिवाइस है वो है हब। तो हब नॉर्मली, हब और स्विच अगर दूर से आप देखें, अगर पास में जाके हाथ में ना ले, तो लगभग हब और स्विच में एक ही। फर्क कुछ नहीं है, एक ही है देखने में। ब्रांड अगर एक ही है, सेम कंपनी का है, तो एक ही जैसा होगा। जैसे यहाँ पे स्विच का एक फोटो दिया गया है और नीचे वाला, ऊपर में कुछ बड़े स्विच का फोटो है। तो नीचे वाला जो स्विच है ये सिर्फ 8 पोर्ट का स्विच है, छोटा सा। और यहाँ पे हब का जो ये तस्वीर है, ये नेटगियर का 4 पोर्ट का हब है। तो दोनों में फिजिकली अपीयरेंस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, मल्टीपल RJ45 पोर्ट्स है, लेकिन काम में फर्क है। काम में फर्क यही है कि अगर नेटवर्क का छोटा हो, उसमें 4 कंप्यूटर या 6 कंप्यूटर, मैक्सिमम 10 कंप्यूटर हो, तो हब यूज करना ठीक है। लेकिन जब आपका नेटवर्क बड़ा होगा, 20 कंप्यूटर या 50 कंप्यूटर, तो ये रिकमेंडेड है कि हब यूज ना करें। क्यों ना करें, उसका रीजन यही है कि हब, पहला चीज है, स्लो है। मतलब 4 कंप्यूटर या 10 कंप्यूटर तक ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो डेटा ट्रांसमिशन जो रेट है वो इसमें स्लो होता है। क्यों स्लो होता है वो भी मैं बता देता हूँ। अ, वो इसलिए स्लो होता है कि हब में मैक एड्रेस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जहां से हम्म। पैकेट आ रहा है, कौन से डिवाइस से आ रहा है, उस पैकेट का हम लोग ओएसआई लेयर में, डेटा लिंक लेयर में, डेटा को फ्रेम बोलते हैं। ठीक है। तो आगे चल के अगर ओएसआई लेयर कुछ से एक बार डिस्कस करना है वो भी मैं कर दूंगा। तो हम्म। जो भी डेटा, हम लोग डेटा के बारे में बात करते हैं, किसी किसी किताब में, आर्टिकल में हम लोग लिखते हैं पैकेट। द पैकेट इज कमिंग फ्रॉम देयर, पैकेट इज गोइंग देयर। हम्म। तो पैकेट बोलते हैं एक्चुअली जब डेटा नेटवर्क लेयर में होता है, लेयर 3 में। और फिर लेयर 3 से होते हुए जब वो नीचे वाले लेयर 2 में आता है, तो डेटा को हम लोग फ्रेम बोलते हैं। तो हम्म। फ्रेम फ्रेम का भी एक आर्किटेक्चर है, एक डिजाइन है। वहां पे एक हेडर होता है, फ्रेम हेडर। और पीछे एक ट्रेलर या फूटर होता है, फ्रेम फ्रेम फूटर। तो फ्रेम हेडर में पैकेट को या डेटा को जहाँ पे जाना है, उस डेस्टिनेशन डिवाइस का जो मैक एड्रेस है, वो इंफॉर्मेशन आपके फ्रेम के हेडर में होता है। और जहाँ से डेटा जनरेट हुआ है, उसका हम्म। इंफॉर्मेशन फ्रेम फूटर में होता है। तो ये जो फ्रेम्स हैं, ये डेटा लिंक लेयर में काम करते हैं। और ये हब और रिपीटर दोनों ही तो फिजिकल लेयर में काम करते हैं, लेयर 1 में। तो इसीलिए ये लोग मैक एड्रेस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, समझ नहीं पाते हैं कि कौन से मैक एड्रेस है, वो वाला कैपेबिलिटी इनमें है नहीं। तो ये कैसे डेटा ट्रांसमिशन करते हैं? जो भी डेटा इनके पास आता है, मान लीजिए कोई 2 कंप्यूटर है, एक है
PC1 जो पोर्ट नंबर 1 में लगा हुआ है, और दूसरा है PC2 जो पोर्ट नंबर 3 में लगे हुए हैं। तो अगर PC1 जो पोर्ट नंबर 1 में लगा हुआ है, अगर वो कोई डेटा PC2 को सेंड करना चाहे जो आपके PC3 में कनेक्टेड है, तो नॉर्मली हब में क्या होगा, PC1 में रिक्वेस्ट तो आएगा, PC1 से पोर्ट 1 में रिक्वेस्ट आएगा, और फिर हब क्या करेगा, वही रिक्वेस्ट को कॉपी करता रहेगा पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4 में सेम रिक्वेस्ट को कॉपी करता रहेगा, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं ब्रॉडकास्ट करना। तो वो ब्रॉडकास्ट करते रहता है हर एक पोर्ट में कि क्या तुम्हारे पास ये डिवाइस है, क्या तुम्हारे पास ये डिवाइस है। तो हर किसी को पूछता रहता है, फिर जाके किसी ना किसी पोर्ट में उसको डेस्टिनेशन डिवाइस मिल जाता है। जब मिल जाता है तो फिर वहां पे वो डेटा डेस्टिनेशन डिवाइस को फॉरवर्ड कर देता है। तो ये जो तरीका है कि सोर्स से पैकेट आया, सोर्स डिवाइस से डेटा आया, और रिक्वेस्ट फिर उसने मल्टीपल पोर्ट में कॉपी कर लिया, इससे टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये जो कॉपी करता है, हो सकता है कि ये तो 4 पोर्ट हब दिखाया गया है, अगर 10 पोर्ट हब हो और लास्ट पोर्ट में आपका डिवाइस, डेस्टिनेशन डिवाइस कनेक्ट हो, तो मतलब पहला डिवाइस कनेक्टेड है पोर्ट नंबर 1 में और दूसरा डिवाइस कनेक्टेड है पोर्ट नंबर 10 में, तो बीच में आपका जो 8 पोर्ट है, तो ये क्या करेगा, डेटा को बीच 8 में जितने भी 8 पोर्ट हैं उनमें कॉपी करते करते फिर लास्ट में जाके 10 पोर्ट में जाएगा, तब जाके आपको जो डिवाइस कनेक्टेड है पोर्ट 10 में फिर उसको डेटा मिलेगा। तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हब इज़ स्लो, और हब इज़ अनस्मार्ट। इसको अनस्मार्ट भी बोलते हैं, इसको स्लो भी बोलते हैं। और दूसरा चीज़ यही है कि हब के ज़रिए डेटा ट्रांसमिशन करना सिक्योरिटी कम है, इसमें लेस सिक्योर्ड, हब इज़ नॉट सिक्योर। क्यों सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये जो हर एक पोर्ट में डेटा को कॉपी करता रहता है, इस कॉपी करने के वजह से जब एक सिंपल एग्जांपल, मतलब बाकी जितने भी लोग जितने भी पोर्ट में कनेक्टेड है, उन सबको उस डेटा के बारे में पता चल जाता है कि किसी ने डेटा सेंड किया है। जैसे सिंपल एग्जांपल बता सकते हैं कि जब हम लोग कुछ फाइल प्रिंट करते हैं, तो आप जब भी प्रिंट देंगे, आपने ख्याल किया होगा कि राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक छोटा सा आइकॉन आ जाता है, डॉक्यूमेंट इज प्रिंटिंग, छोटा सा आइकॉन यहाँ पे आ जाता है। तो ये आइकॉन नॉर्मली सिर्फ उसी के कंप्यूटर में आता है जिसने प्रिंट दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप हब के साथ कनेक्टेड हैं, तो जो जो लोग हब के साथ कनेक्टेड हैं उन सब के मशीन में वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किसी ने प्रिंट दिया है। तो मतलब डेटा इज नॉट सिक्योर। हर तो जगह। हाँ, डेटा जो मूव कर रहा है वो सिक्योर नहीं है, हर किसी को पता चल रहा है। और बाद में आप एडवांस्ड नेटवर्किंग, या आजकल एक टॉपिक बहुत कुछ लोग सीख रहे हैं, वो है एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है वेयरशार्क। तो वेयरशार्क आपने कभी ये यूज किया है? नहीं सर। अच्छा, वेयरशार्क एक पैकेट स्निफिंग सॉफ्टवेयर है। ये एक अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन वेयरशार्क बहुत पॉपुलर इसलिए है कि वेयरशार्क एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई लाइसेंस नहीं है, और बाकी सॉफ्टवेयर से इसमें चीज़ें अच्छी तरह से देखने में आती है। तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर आजकल पैकेट एनालिसिस, एक्चुअली ये बनाया गया था एडवांस्ड नेटवर्किंग के लिए। जब ऐसा सिचुएशन होता है कि आपने नेटवर्क ठीक तरह से बनाया है, आपने पिंग, सोर्स से डेस्टिनेशन पिंग कर रहे हैं, पिंग भी आ रहा है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब वेब सर्वर का पेज क्लाइंट में नहीं खुल रहा है, या फिर हो सकता है एफटीपी सर्वर का पेज नहीं खुल रहा है, लेकिन क्लाइंट से एफटीपी को पिंग कर रहे हैं, एफटीपी सर्वर को पिंग कर रहे हैं, रिप्लाई आ रहा है, कनेक्टिविटी ठीक है, लेकिन फिर भी एक्सेस नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे ये वायरशार्क सॉफ्टवेयर से हम लोग पैकेट एनालिसिस करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं पैकेट कैप्चर। तो इससे क्या होता है, इसका दो मोड है। एक है नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में जिस कंप्यूटर में आप वायरशार्क इंस्टॉल करेंगे, उस कंप्यूटर में कौन से पैकेट कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल हैं, कौन से सोर्स हैं, यहाँ तक कि अगर HTTP प्रोटोकॉल है तो HTTP प्रोटोकॉल में अगर किसी ने कोई यूजर नेम पासवर्ड डाला वो भी दिखाई देता है। आजकल तो सभी वेबसाइट HTTPS हो गए हैं सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन अभी भी हो सकता है कुछ एक दो वेबसाइट अभी भी HTTP प्रोटोकॉल में काम करते हैं।
तो अगर HTTP वाला कोई वेबसाइट हो जहाँ पे कोई यूजर नेम दे रहा है, पासवर्ड दे रहा है, या नेट बैंकिंग साइट हो जहाँ पे या फिर ई कॉमर्स साइट जैसे अमेजन वाला जहाँ पे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाल रहा है, तो वो सब वैरशार्क से देख सकते हैं। तो इसके बारे में इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा सॉफ्टवेयर किसी के पास है और वो अगर हब में कनेक्टेड है, तो वो ये सॉफ्टवेयर डाल के देख सकता है कि कौन कहाँ पे डेटा क्या डेटा सेंड कर रहा है, सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है। तो ये तो सॉफ्टवेयर जिसके पास है वो देख सकता है। अगर बिना सॉफ्टवेयर के भी कोई कनेक्टेड है हब के साथ और किसी ने प्रिंट दिया, तो उसका नोटिफिकेशन भी आ जाता है। तो इसीलिए हब में डेटा ट्रांसफर करना सिक्योर नहीं। तो हम्म। हब के बारे में पहला चीज है कि ये स्लो है, और दूसरा कि ये अनस्मार्ट है। अनस्मार्ट इसीलिए है कि उसको पता नहीं कि डेटा को कहाँ पे भेजना है, तो इसलिए वो हर किसी पोर्ट में उसको कॉपी करता रहता है, इसलिए ये अनस्मार्ट है। और फाइनली है ये लेस सिक्योर्ड है, इसमें सिक्योरिटी कम है। और उसी जगह पे हम अगला जो डिवाइस है वो है स्विच, नेटवर्क स्विच। तो दोनों में फर्क यही है नेटवर्क स्विच देखने में एक ही जैसा है, लेकिन स्विच जो है ये फास्ट है, ये जल्दी काम करता है, और ये स्मार्ट डिवाइस है। अब वर्ड स्मार्ट जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, ये ज्यादातर एंड्रॉयड डिवाइस को हम लोग स्मार्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट हम एंड्रॉयड के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि स्मार्ट मतलब ये मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकता है। ये इसके पास वो कैपेसिटी है जिसको बोलते हैं मैक टेबल। इसके अंदर एक मैक टेबल, किसी किसी किताब में कैम टेबल भी बोलते हैं, कंटेंट एड्रेस मेमोरी, कैम टेबल। तो दोनों का लगभग मतलब एक ही है। एक मैक टेबल स्विच के अंदर बन जाता है, जिससे कौन सा पोर्ट, जितने भी पोर्ट है मान लीजिए यहाँ पे पोर्ट 1, और पोर्ट 1 का मैक एड्रेस मान लीजिए एग्जांपल के हिसाब से ए है, और उसी पोर्ट के साथ आपका डिवाइस कुछ कनेक्टेड है PC 1, और PC 1 का फिर मैक एड्रेस मान लीजिए RR है, और दूसरा एक पोर्ट है पोर्ट 2, और इसका मैक एड्रेस ई है। फिर पोर्ट 3, इसका मैक एड्रेस वैसे इतना 2 डिजिट का नहीं होता है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए 2 डिजिट में दिखा रहा हूँ। मैक एड्रेस अगर आपको चेक करने के लिए बोला जाए, आप देख सकते हैं कहाँ पे मैक एड्रेस है। हम्म। किसी भी कंप्यूटर में आप आईपी कॉन्फ़िग जब देते हैं, नॉर्मल आईपी कॉन्फ़िग में नहीं दिखाता है, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल अगर आप देंगे तो वहाँ पे हम्म। मैक एड्रेस दिखाई देगा। तो मैक एड्रेस नॉर्मली थोड़ा बड़ा होता है, मैं उतना बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, जब सिर्फ समझने के लिए इससे मैं समझा रहा हूँ। तो मैक टेबल बन जाने से क्या होता है कि अगर सोर्स PC1 जिसका मैक एड्रेस RR है, वो कहाँ पे कनेक्टेड है, वो पोर्ट 1 में कनेक्ट है जिसका मैक एड्रेस ए में। और डेस्टिनेशन PC मान लीजिए जहाँ पे मुझे डेटा सेंड करना है, उस PC का जो मैक एड्रेस है, अगर मान लीजिए TT है, तो उसको समझ में आता है कि अच्छा जो फ्रेम है डेटा लिंक लेयर में, डेटा जो फ्रेम के हिसाब से आता है, तो फ्रेम में हेडर में लिखा हुआ है कि इस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में डेटा को सेंड करना है, TT। तो वहाँ पे फ्रेम हेडर में लिखा होगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज TT। तो वो फिर अपना मैक टेबल चेक करेगा कि TT कौन से पोर्ट में कनेक्टेड है, तो वो देखेगा कि TT वाला मैक एड्रेस पोर्ट नंबर 3 में कनेक्टेड है, तो वो डायरेक्टली जो फ्रेम आएगा पोर्ट नंबर 1 में, वो उसको डायरेक्टली पोर्ट नंबर 3 में कॉपी कर देगा। तो इससे क्या है, टाइम बच जाता है और डेटा ट्रांसमिशन फास्ट फास्ट हो जाता है। तो इसीलिए स्विच इज फास्ट, स्मार्ट और सिक्योर्ड। इसमें सिक्योरिटी भी ज़्यादा है क्योंकि दूसरे पोर्ट वालों को ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ जहाँ पे डेस्टिनेशन डिवाइस है, सिर्फ उसी पोर्ट में वो डेटा को कॉपी करता है। तो यही बेसिकली हब और स्विच में डिफरेंस है। तो यहाँ पे हब के बारे में डिस्कस किया है कि हब इज बेसिकली ए मल्टीपोर्ट रिपीटर। याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे चीज लिख देता हूँ कि पहला जो डिवाइस था रिपीटर, रिपीटर में 2 पोर्ट थे।
तो रिपीटर ये टू पोर्ट डिवाइस है, और हब एक्चुअली मल्टीपोर्ट रिपीटर है। मतलब जो रिपीटर काम करता है हब भी वही काम करता है, लेकिन इसमें पोर्ट ज्यादा है। तो हब इज हम्म, नथिंग बट ए मल्टीपोर्ट रिपीटर। दोनों में एक ही काम करने का तरीका है, लेकिन रिपीटर में सिर्फ दो पोर्ट है, हब में ज्यादा पोर्ट है, बस यही डिफरेंस है। और उसी तरह स्विच के पहले एक डिवाइस है ब्रिज। तो ब्रिज जो है, ब्रिज भी मैक एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकता है, और लेकिन ब्रिज में यही है कि ये भी ज्यादातर दो, मैक्सिमम दो से चार पोर्ट का होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है। दो से चार पोर्ट का होता है, और ये भी मैक एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकता है, और इसमें ज्यादातर दो नेटवर्क में हम लोग ब्रिजिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम्म, राउटिंग नहीं बोलते हैं इसको, राउटिंग अलग चीज है। यहाँ पे ब्रिजिंग कर देते हैं दो नेटवर्क में, ब्रिज करने से एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क, लेकिन सिर्फ दो ही नेटवर्क में एक्सेस होगा, तीन या चार में एक्सेस नहीं होगा। तो दो नेटवर्क में ब्रिज करके काम चला सकते हैं। तो ये ब्रिज और स्विच एक ही टाइप के डिवाइस है। तो याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हब इज ए मल्टीपोर्ट रिपीटर एंड स्विच इज नथिंग बट ए मल्टीपोर्ट ब्रिज। इट इज अ मल्टीपोर्ट ब्रिज। तो इससे याद रहेगा कि रिपीटर और हब दोनों ही एक ही टाइप के डिवाइस है, और ब्रिज और स्विच दोनों ही सेम टाइप के डिवाइस है। और रिपीटर और हब काम करते हैं लेयर वन में। आपका जो ओएसआई में लेयर वन, या फिर जिसको हम लोग फिजिकल लेयर बोलते हैं, उसमें काम करते हैं। और ब्रिज और स्विच ये दोनों ही काम करते हैं लेयर टू में, मतलब डेटा लिंक लेयर में। तो हब के बारे में यहाँ पे बताया गया कि हब इज बेसिकली अ पोर्ट रिपीटर। A hub connects multiple wires coming from different branches. For example, the connector in star topology which connects different station. तो टोपोलॉजी मतलब जब भी हम लोग नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। तो ये स्टार टोपोलॉजी मैं इधर दिखा देता हूँ। ये तस्वीर देख पा रहे हैं? हम्म, तो यहाँ पे जो चौथा वाला जो टोपोलॉजी है, जिसको हम लोग स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं, तो इसमें हम्म, दिखाया गया है कि पांच डिवाइस, चार कंप्यूटर और एक प्रिंटर। तो ये सब कनेक्टेड है, बीच में एक सेंट्रल डिवाइस है। तो जैसे स्टार होता है वैसे ही यहाँ पे स्टार की तरह देखने में एक सेंट्रल डिवाइस है जिनके साथ सब जुड़े हुए हैं। अब ये जो सेंट्रल हम्म, डिवाइस है, ये वैड नेटवर्क में आप इसको हब पकड़ सकते हैं कि हब के साथ सब जुड़े हुए हैं, या हम्म, फिर स्विच भी पकड़ सकते हैं, स्विच के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये वायरलेस नेटवर्क है तो आप इसको एक्सेस पॉइंट भी पकड़ सकते हैं, या फिर वाईफाई राउटर भी पकड़ सकते हम्म, हैं कि वाईफाई राउटर के साथ बाकी सब लोग जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन हब के बारे में दिया गया है कि a hub connects हम्म, multiple wires coming from different branches. For example, the connector in star topology, which connects different stations. अलग-अलग वर्क स्टेशन को कनेक्ट करते हैं। और हब्स कैन नॉट फिल्टर डेटा, डेटा को फिल्टर नहीं कर सकता है क्योंकि वो मैक एड्रेस आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। सो डेटा पैकेट्स आर सेंड टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस। तो यही चीज मैंने कहा कि हब हम्म, अनइंटेलिजेंट है, और वो उसमें स्मार्टनेस नहीं है। तो वो मैक एड्रेस नहीं समझ पाता है, इसलिए वो डेटा को सभी डिवाइस को भेज देता है। तो फिर किसी ना किसी डिवाइस के पास, मतलब जहाँ पे डेस्टिनेशन डिवाइस है, पहुंच ही जाएगा। तो हर किसी हम्म, को वो डेटा भेज देता है। और वहीं अगर स्विच के बारे में देखें, तो स्विच डेटा लिंक लेयर में, मतलब लेयर टू में काम करता है। और साथ में स्विच का एक वेरिएंट है लेयर थ्री स्विच, जो हम लोग आगे जाके जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और यूज करेंगे। तो नॉर्मली जो स्विच हम लोग बात करते हैं वो डेटा लिंक लेयर वाला स्विच या लेयर टू स्विच के बारे में ही हम लोग बात करते हैं।
एडवांस हम्म, में जब काम करते हैं एडवांस नेटवर्किंग, तब जाके नेटवर्क लेयर या लेयर 3 स्विच की बात होती है. The switch can perform error checking before forwarding data. That makes it very efficient, as it does not forward packets that